Hello friends, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. So in my last videos I have discussed with you all about resistors कि उसकी हम grouping कैसे कर सकते हैं, how we can group the resistors in series, in parallel, and we discussed about the very famous Ohm's law. हमने ग्राफ बना के देखा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. येस, इट इज़ अ मस्ट कि आप पिछली सारी वीडियोस देख लो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड हैं. अच्छा, आपके घर में फ़ैन होगा, ऑब्वियसली सभी के घर में होता है फ़ैन. तो जब फ़ैन को बेटा ऑन करते हो ना, तो हवा तो बड़ी अच्छी लगती है आपको. हैवेल्स का फ़ैन लेके आए हो नया, अच्छी हवा दे रहा है, बड़ी तेज़ हवा दे रहा है. 5 पे कर दो, 4 नंबर पे कर दो. पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि फ़ैन को ऑफ करने के बाद अगर आप फ़ैन को टच करोगे ना, तो वो गर्म हो जाएगा, मतलब गर्म फील होगा आपको. दैट मीन्स कि वो हीटअप हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब मैंने स्विच को ऑन किया तो फ़ैन चला. फ़ैन क्यों चला? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से सर्कुलेट हुआ और उसकी वजह से जो फ़ैन है उसने चलना स्टार्ट किया. अब होता क्या है कि अगर मैं बात करूं एक बैटरी क्या होती है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी. अब बैटरी जो होती है, अगर उस बैटरी के क्रॉस में किसी फ़ैन को कनेक्ट कर दूं तो वो फ़ैन को चलाने में अपनी एनर्जी यूज़ करेगी. दैट बैटरी विल बी यूजिंग सम अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी इन मूविंग द फैन ब्लेड्स, बट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड इन हीटिंग अप द फैन. दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट आप यूज़ कर रहे हो अपने इक्विपमेंट को चलाने के लिए, वो साथ साथ उस इक्विपमेंट को गर्म भी करता है. फाइन. सो इलेक्ट्रिक करंट है जो वो गर्म करने का इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, और आई कैन से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. तो यही हमारा टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब अगर मैंने फैन की बात करी है, फैन के ब्लेड्स को मूव करवाने के लिए वी यूज द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और वो फैन को मूव तो करवाता है, बट साथ साथ वो फैन को क्या कर देता है? गर्म भी कर देता है. नाउ माई पॉइंट इज कि इज इट डिजायरेबल? क्या ये अच्छी बात है? क्या हम चाहते हैं कि फैन गर्म हो? हम तो नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि फैन कम से कम गर्म हो. बट देयर आर सम डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर. रॉड्स आप यूज करते हो पानी को गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स आप यूज करते हो. फाइन. सो इलेक्ट्रिक अवन आप यूज करते हो. सो इन दीज डिवाइसेस हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो बीच में हमने एलिमेंट लगाया हुआ है इस डिवाइस को चलाने के लिए वो गर्म हो. That means in some you can say in some examples or in some situations ये जो चीज़ है हीटिंग इफेक्ट हमें डिज़ायरेबल है. डिज़ायरेबल मतलब हम चाहते हैं कि ये हो, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम ये नहीं चाहते कि ये हीटिंग इफेक्ट हो उसमें, जैसे कि फ़ैन की मैंने एग्जांपल दी. सो हो ना हो वो अलग अलग एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है. बट पॉइंट इज, हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है दैट इज heating effect of electric current. That is heating effect of electric current. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एक इफेक्ट हमें फील होता है, वो डिवाइसेस को गर्म कर देता है. दैट मीन्स वो हीटअप कर देता है डिवाइसेस को. सो दैट इज कॉल्ड एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया बैटरी के बारे में. बैटरी क्या होता है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और जब उस सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज बैटरी के अक्रॉस में किसी चीज़ को कनेक्ट करता हूँ, तो उस बैटरी की जो एनर्जी है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग द यूजफुल वर्क, दैट इज लाइक रोटेटिंग द फैन ब्लेड, और जो कुछ पार्ट है उस एनर्जी का दैट इज used up in heating that device. Fine. And this is known as the heating effect of electric current. So इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे, battery is a source of energy when a device like fan is connected with battery इसमें हम लिख सकते हैं, जब मैंने कनेक्ट किया
तो जो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग यूजफुल वर्क like rotating fan blades, while some part is used in heating the device. This effect is called as क्या बोलेंगे इस इफेक्ट को हम? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो सिंपल सी मैंने बात आपको समझाई है. बैटरी के एग्जांपल ले लो या नॉर्मल करंट की एग्जांपल ले लो, जो कि आप स्विच को ऑन करके जो हम पीछे से जो हमने लाइट के कनेक्शंस लिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन घर में लिए होते हैं, तो वो पीछे से जो भी हाउस है आपका, यू कैन से सब स्टेशन होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के सब स्टेशन होते हैं, वहाँ से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपको जो मिला हुआ, वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है. आप स्विचेस वगैरह के थ्रू उसको यूज़ करते हो. यहाँ पे मैंने एग्जांपल बैटरी की ले ली. सो एनर्जी चाहे बैटरी से लो, चाहे पीछे जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया हुआ है, सब स्टेशन से आपको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसकी बात करो, उसमें से कुछ पोर्शन तो आपका यूज़ होगा यूजफुल वर्क में, चलाने में, पंखे को चलाने में, कुछ होगा उसको गर्म करने में. तो जो गर्म करने वाला इफेक्ट है उसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको जल्दी से पॉइंट को नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको. ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, ध्यान से देखना. मेरे पास एक ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है R, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V. अब मुझे बताओ V मतलब एक ये V हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस V हुआ ना. ये दोनों एंड्स हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, रेजिस्टर है मेरे पास R. तो होगा क्या? करंट फ्लो करेगा I इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. तो दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से करंट I फ्लो करेगा किसमें? रेजिस्टर R में. अब करंट I, अब शुरू में चलो लेक्चर जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, करंट एक्चुअली होता क्या है? दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो अगर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलता हूं तो I क्या हो जाएगा? दैट विल बी Q बाई T. फाइन. तो अगर मैं बोलता हूं टाइम T में Q चार्ज फ्लो कर गया इस रेजिस्टर को, मतलब इस एंड से इस एंड तक T टाइम में Q चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, तो जिस बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि T टाइम में Q चार्ज जो है वो यहाँ से निकल जाए इस रेजिस्टर के अक्रॉस. दैट मीन्स मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो चार्ज है Q वो इस पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस मूव कर जाए कितने टाइम में? T टाइम में. तो मेरी जो बैटरी है उसको कितना वर्क करना पड़ेगा? V इंटू Q, इतना वर्क करना पड़ेगा. और टाइम कितना लगेगा? दैट विल बी टाइम T. तो रेट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? W अपॉन T. रेट मैंने आपको समझाया था. रेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का जब रेट चेक करते हो उसको टाइम से डिवाइड कर देते हो. तो W अपॉन T जब मैं चेक करूंगा दैट विल बी V Q अपॉन T. सो दिस विल बी पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क. आपने क्लास 9th में वर्क पर एनर्जी में पढ़ा होगा. रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पावर. कि आप जो वर्क है वो किस रेट पे कर रहे हो. दैट मीन्स यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? बैटरी. कैसा वर्क कर रही है? Q चार्ज को मूव करवाना है कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस? V के अक्रॉस. कितने टाइम में? T टाइम में. तो कितना वर्क करना पड़ेगा? V इंटू Q. तो रेट क्या होगा उस वर्क का? W अपॉन T. तो V Q अपॉन T. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बेटा इस W बाई T को मैं P लिख सकता हूँ एंड दिस विल बी V इंटू I. फाइन. और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एनर्जी कितनी यूज हुई इसकी बैटरी की, तो आप क्या बोलोगे? पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो. सो दैट विल बी VI इंटू T. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द एनर्जी विच इज यूज्ड
which is used by the battery to move this charge Q across the potential difference V। समझ में आ रही है बात? ओके तो चलो अब इसको प्रॉपरली हम एक नोट्स की फॉर्म में बना के लिखते हैं ताकि आपको ये एक अच्छे से समझ में आ जाए जब आप बाद में भी इसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। इसके सिंपल से बेटा एक्सप्रेशंस हैं जिनके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, फाइन, तो वो चीज़ें आपको समझनी है अच्छे ढंग से। लेट मी जस्ट रब दिस ऑल्सो। ओके सो consider a current I which flows through resistor R due to potential डिफरेंस V, फाइन। तो हमने सबसे पहले क्या अज्यूम किया कि मेरे पास एक रेजिस्टर है R, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और मेरा जो करंट है वो I इसमें फ्लो कर रहा है, फाइन। सो अज्यूम दैट Q charge flows across in time t। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक रेजिस्टर R है, उसके थ्रू करंट I जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से, और जो Q चार्ज है वो बेसिकली यहाँ पे फ्लो कर जाएगा T टाइम में। अब इसका मतलब ये है वर्क डन बाय सोर्स, वर्क डन बाय सोर्स इन टाइम t to move this charge is V into Q। क्योंकि हमें पता है कि V मैंने कैसे बताया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। ये चीज़ मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो कि अगर एक करंट I फ्लो कर रहा है किसी रेजिस्टर R के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस V है और Q चार्ज T टाइम में क्रॉस कर जाता है, ऐसा करवाने के लिए जो मेरा सोर्स है उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, VQ वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स पावर इनपुट टू सर्किट बाय सोर्स इज P इज इक्वल टू, पावर इनपुट कितनी हो जाएगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो वर्क डन कितना है मेरे पास, VQ डिवाइडेड बाय T। तो V इंटू हमारा कैपिटल Q चल रहा है तो इसको हम कैपिटल Q लिख लेते हैं। सो V इंटू आई हो जाएगा, फाइन। तो ये हो गया पावर इनपुट, या हम इसको बोल सकते हैं और एनर्जी इनपुट टू सर्किट, एनर्जी इनपुट टू सर्किट बाय सोर्स। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, जितने टाइम में आपने ये दिया तो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपके पास। सो दिस विल गिव यू एज VI इंटू टी। तो दिस इज दैट एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर से समझ लो, हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले हमने जनरली देखा कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसमें से कुछ एनर्जी वो यूज़ करता है यूजफुल वर्क करने में, जैसे पंखे को चलाना। कुछ जो पार्ट होता है एनर्जी का वो यूज़ किस में होता है, आपका हीटिंग अप में, उसी को हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। फिर हमने अज्यूम किया कि एक करंट I फ्लो कर रहा है रेजिस्टर R के थ्रू, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V है, और Q चार्ज फ्लो करता है उसके, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो ही तो होता है, और Q चार्ज अगर फ्लो करता है इन टाइम T, तो ऐसा करने के लिए वर्क डन कितना करने पड़ेगा सोर्स को, इस चार्ज को मूव करने के लिए, दैट इज VQ। तो यहाँ से पावर निकाल सकते हो,
पावर इनपुट क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम, आपने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा होगा, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, सो V इंटू आई हो जाएगा ये, फाइन। सो इसका मतलब है जो एनर्जी इनपुट है सर्किट को सोर्स ने जो किया है इस काम को करने के लिए, दैट इज VI इंटू टी, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, तो लास्ट में हमने यहाँ पे ये लिखा है कि जो एनर्जी इनपुट है सर्किट को बाय द सोर्स दैट इज VIT, और बेटा यही वो वाली हीट है जो बैटरी ने सप्लाई करी है, VIT जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई करी है सर्किट को, जो कि एज अ हीट बेसिकली क्या होती है, एमिट होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ हीट इज, या दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज emitted as heat by the circuit, या this amount of heat is generated in the circuit. So ये अब हम इसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस अपना करेंगे। Let me just generate some space, भर गया पूरा है तो लिख लिख के। Okay. So this means this energy gets dissipated as heat. So when steady current, steady का मतलब होता है कि जब वैल्यू उसकी चेंज नहीं हो रही है, when steady current I is flowing in steady current I is flowing in circuit, comma the heat generated is, कितनी हीट जनरेट होगी, H इज इक्वल टू VIT, और V को मैं लिख सकता हूं IR IT, तो ये बन जाएगा I स्क्वेयर RT, तो H बन गया आपका I स्क्वेयर R इंटू टी। और बेटा इसको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में आ रही है बात। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो एक्सप्रेशन आया है निकल के, इसको देखकर आपको क्या समझ में आता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर के अंदर वो किस किस के प्रोपोर्शनल होती है, किस किस पे डिपेंड करती है। सो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ resistor is a part directly proportional to square of current, B directly proportional to resistance, और तीसरा है directly proportional to time duration ऑफ फ्लो, कि कितनी देर के लिए वो फ्लो किया उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी हीट आपकी प्रोड्यूस होगी। इन तीनों पॉइंट्स को लिख लो, ये बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना।
तो बेटा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा भी आपको, आपकी जो बैक एक्सरसाइज है उसमें है ही न्यूमेरिकल सारे के सारे, आपका सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसमें। फाइन, सो दिस इज द योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो है वो आपको याद रखना है। ओके तो ये तो हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। दैट मीन्स ये हीटिंग इफेक्ट जो आपको दिखेगा ये हमेशा दिखेगा जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक रेजिस्टर में से फ्लो करेगा। एवरी टाइम यू विल बेसिकली ऑब्जर्व दिस हीटिंग इफेक्ट व्हेन एवर द करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टर। अब क्वेश्चन है कि कई बार आप चाहते हो कि ये हो, कई बार आप चाहते हो कि ये ना हो। लाइक मैंने इलेक्ट्रिक फैन की आपको एग्जाम्पल दी। इलेक्ट्रिक फैन के केस में यू डू नॉट वॉन्ट दैट इट गेट्स हीट अप, गर्म हो जाए आप नहीं चाहते हो। बट इलेक्ट्रिक आयरन के केस में, इलेक्ट्रिक अवन के केस में, इलेक्ट्रिक केटल के केस में, इलेक्ट्रिक हीटर के केस में आपने तो काम ही हीटिंग का लेना है। सो दैट मीन्स वहां पर जो हीटिंग इफेक्ट है यू वॉन्ट इट शुड टेक प्लेस। फाइन, दैट मीन्स दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑल्सो। टू एप्लीकेशंस आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। वन इज द इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आप यूज करते हो इलेक्ट्रिक बल्ब अपनी डेली लाइफ में, उसमें एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का। अब होता क्या है एक्चुअली कि टंगस्टन एक ऐसा बेसिकली यू कैन से मटेरियल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है कुछ अप्रॉक्सीमेटली डिग्री सेल्सियस में। फाइन, सो अब होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोड्यूस होगा तो हीटिंग इफेक्ट आएगा। हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से जो बल्ब का फिलामेंट है मेल्ट तो करेगा नहीं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट हो जाएगा तो ग्लो करेगा। पॉइंट्स में लिख दूंगा यहाँ पे, बट आप फंडा समझो मेन। इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर मैं बात करूँ उसमें जो फिलामेंट होता है, फाइन, सो टंगस्टन का फिलामेंट हम उसमें यूज करते हैं। सो जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट उसमें से हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम से तो हीट ही प्रोड्यूस होगी और कुछ पोर्शन जो है वो उसको क्या करेगा, लाइटन अप कर देगा। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट की, फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। सेकेंड है फ्यूज वायर। ठीक है, फ्यूज वायर बेसिकली सबसे पहले देखो ये फोटो, देखो आप अभी दिख रही है फोटो, कैसा है फ्यूज वायर। बीच में एक वायर है दैट इज एक्चुअली द फ्यूज वायर। ये कैप्ड है, ये एक बेसिकली कैपिंग के अंदर कंटेनर पतला सा एक सिलेंड्रिकल सा है, उसमें अंदर ये फ्यूज वायर है। अब होता क्या है कि जब मान लो पीछे से गलती से बाय फॉल्ट बहुत ज़्यादा करंट आ गया आपके सर्किट में, तो उससे होगा क्या, जितने भी कनेक्टेड हैं आपकी डिवाइसेस वो सारी एकदम हीटअप हो जाएंगी, खराब हो सकती हैं, चलना बंद कर सकती हैं। तो आप क्या करते हो, एक फ्यूज वायर लगा देते हो, ऐसा ही फ्यूज लगा देते हो। हम बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया होगा, तो एकदम से जब फॉल्टी करंट आता है पीछे से बहुत सारा, तो और इस फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हम इंटेंशनली कम रखते हैं ताकि पीछे से जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आए उसकी हीटिंग इफेक्ट जब होगा तो उससे ये मेल्ट कर जाएगी। अगर ये मेल्ट कर जाएगी वायर तो फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा, मतलब फ्यूज वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगी, तो आगे सारे का सारा जो सर्किट है वो कट हो जाएगा, तो आगे सारे इक्विपमेंट्स बच जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट हम कम रखते हैं, पर जो हम टंगस्टन है उसका एलिमेंट जो हम हीटिंग पॉइंट या आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट है वो हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि टंगस्टन को हम चाहते हैं कि वो गर्म होकर ग्लो करे, लाइट दे। फ्यूज वायर को हम चाहते हैं कि वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट क्यों हो जाए, ताकि आगे जितने भी सर्किट में हमने कंपोनेंट्स लगाए हैं वो बच जाएं। सो दीज आर द टू मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो हम अभी धीरे धीरे इसको पढ़ना स्टडी करते हैं। फाइन, ओके, सो हेडिंग डालेंगे अब हम ही। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्पेस कर लूँ अपने लिए जनरेट लिखने के लिए। फाइन, ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट। फाइन, उसमें फर्स्ट हम बात करेंगे अभी इलेक्ट्रिक बल्ब की। देख लो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक फोटोग्राफ है इलेक्ट्रिक बल्ब, ध्यान से देखो, उसके अंदर टंगस्टन का एक फिलामेंट है। इसी टंगस्टन के फिलामेंट का मेन काम होता है कि बल्ब ग्लो करता है। हम उसमें करंट पास करवाते हैं और करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसको गर्म कर देता है बहुत ज़्यादा, इतना गर्म कि वो मेल्ट नहीं करेगा क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पर इतना गर्म हो जाएगा कि रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बल्ब करेगा। तो रेड हॉट होने के बाद जो है वो लाइट एमिट करेगा और वो बल्ब ग्लो कर जाएगा। सो इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसमें हम लिख सकते हैं heating effect is used to glow electric bulb. Bulb filament has very high melting point, so it does not melt when heat up but becomes red hot and emits light. तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना बेटा, वो इंटेंशनली हम हाई मेल्टिंग पॉइंट का लेते हैं ताकि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं उसमें से जब हीट फिर प्रोड्यूस हो वो उसको मेल्ट ना करे, रेड हॉट करे और लाइट एमिट करे। सो स्ट्रॉन्ग मेटल लाइक टंगस्टन is used as bulb filament. क्योंकि इसका भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फाइन, टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ, इम्प्रूव की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीज, to increase the life of filament, bulb is filled with chemically inactive gases like argon एंड नाइट्रोजन। फाइन, समझ में आया आपको पॉइंट यहाँ पे। सो आर्गन और नाइट्रोजन जैसी इनएक्टिव गैसेस को हम बल्ब में फिल करते हैं, फिलामेंट को सराउंड करवाते हैं ताकि उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाए। फाइन, अब जो आप पावर दे रहे हो अपने बल्ब को, मतलब आप ये कह सकते हो जब आपने ऑन किया तो जितनी भी पावर कंज्यूम करेगा आपका बल्ब, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन तो हीट बन जाएगा, पर कुछ पोर्शन जो है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ लाइट आपको मिलेगा। फाइन, सो एक बात आप समझ लो, अगर मैं फिलामेंट की बात करूं, वो फिलामेंट जो है वो क्या करता है, वो पावर को कंज्यूम करता है और मैक्सिमम जो पावर है उसकी जो कंज्यूम की हुई है वो हीट की फॉर्म में आपको मिलती है, एंड उसमें से जो कुछ पोर्शन है दैट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ light. So most of the power consumed by filament appears as heat and some part is
seen in the form of light। आ गई बात समझ में? तो इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब में बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ऑफर करता है, तो गर्म बहुत जल्दी हो जाएगा, पर मेल्ट नहीं करेगा, रेड हॉट हो जाएगा और बल्ब को क्या कर देगा, वो ग्लो कर देगा। फाइन। और इसमें हम इनएक्टिव गैसेज आर्गन और नाइट्रोजन भी फिल करते हैं, सो दैट जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाए। फाइन। मैक्सिमम पावर जो कंज्यूम की हुई है ये जो बल्ब फिलामेंट करता है, हीट की फॉर्म में दिखती है, कुछ पोर्शन हमें लाइट की फॉर्म में दिखता है। फाइन। अब हम बात करते हैं फ्यूज वायर की, या इलेक्ट्रिकल फ्यूज। दैट इज द सेकेंड एप्लीकेशन विच वी हैव टू स्टडी। सेकेंड है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, या फ्यूज भी इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं। फिर से देखो फ्यूज की फोटो। अब फ्यूज की फोटोग्राफ में आपको एक तो सिलिंड्रिकल शेप में पूरे का पूरा दिख रहा है, जो इसके एंड्स हैं वो मेटल के हैं, मेटल एंड्स हैं, और जो कवरिंग है बेसिकली, जो कंटेनर है या जो कवरिंग आप कह सकते हो, पोर्सिलेन की है, मटेरियल होता है। उसके अंदर पतली सी जो वायर है वो फ्यूज वायर है। वो फ्यूज वायर जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? आपकी एक ऐसे मटेरियल से जिसका अप्रोप्रिएट सा मेल्टिंग पॉइंट होना, बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, एज पर द बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट होता है वो। फाइन। सो अब होगा क्या, जब बहुत ज़्यादा करंट आएगा तो ये फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगी और आगे सारे का सारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो सर्किट बच जाएगा। फाइन। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज की अगर बात करें, वो क्या करता है? इट protects the circuit and appliances by stopping the unduly high current। एक ऐसा करंट जो किसी गलती की वजह से, फॉल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा एकदम से हमारे सर्किट में आ गया है। फाइन। सो ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट को और अप्लायंसेस को रोक कर करंट को, बाय स्टॉपिंग द अनड्यूली हाई करंट इन द सर्किट। इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट सो दैट, अच्छा इस पॉइंट को यहां नहीं लिखेंगे अभी हम, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ मटीरियल हैविंग अप्रोप्रिएट सा उसका क्या होना चाहिए बेटा? मेल्टिंग पॉइंट, so that when high current flows through it, fuse wire melts and breaks the circuit। समझ में आया सीरीज में क्यों कर रहे हैं? एक तो आप ये समझ लो बात कि जो मटेरियल हम लगाएंगे उसका इतना मेल्टिंग पॉइंट होगा कि हैवी करंट पे वो मेल्ट कर जाएगा, और जैसे ही पीछे से हैवी करंट आया, हाई करंट आया, वो मेल्ट कर गया, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो आगे सारे का सारा जो आपका सर्किट है वो बच जाएगा, क्योंकि सर्किट ही पूरा ब्रेक हो जाएगा। मैंने सीरीज में आपको समझाया था, इफ वन कंपोनेंट फेल्स तो पूरे का पूरा सर्किट है वो काम करना इसमें क्या कर देता है? बंद कर देता है। सबसे पहले 3 पॉइंट्स को नोट डाउन करो।
ये जो फ्यूज वायर होती है, फ्यूज वायर ब्रैकेट में लिखना, मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, लेड एटसेट्रा, इज एनकेस्ड। जो केसिंग है ना, इसकी केसिंग जो मैं आपको सिलेंड्रिकल दिखा रहा था फोटोग्राफ में, फ्यूज वायर इज एनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलेन, ठीक है, विद मेटल एंड्स, मेटल के एंड्स होंगे, कार्ट्रिज पोर्सिलेन की होगी, पतली सी बीच में वायर होगी, उसको लगा दो सीरीज में अपने सर्किट के साथ, बहुत ज्यादा करंट पीछे से आएगा तो सर्किट बच जाएगा आपका, क्योंकि फ्यूज वायर उसमें क्या करेगी, इट विल गेट मेल्ट। दिस इज द फोर्थ पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्यूज। उसके बाद आप ये सोचोगे कि ये फ्यूज जो हमें लेना होता है मार्केट में जाके, क्या बोलेंगे, फ्यूज वायर दे दो हमें या इलेक्ट्रिक फ्यूज दे दो, वो पूछेंगे कौन सा, कितने का, समथिंग, दैट मीन्स रेटिंग आपको पता होनी चाहिए। सो ये जो हमें मिलते हैं मार्केट में 1 एम्पेयर का, 2 एम्पेयर का, 3 एम्पेयर का, 4 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का, ये सारी की सारी क्या होती हैं, इसमें रेटिंग्स होती हैं। सो फ्यूज वायर इज रेटेड एज 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर एटसेट्रा। फाइन, ओके, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, फाइन, और ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसको हम कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट लाइन। समझ में आ रही है बात? 220 वोल्ट लाइन पे हम इसको करते हैं। अब आपको ये बताना है, अगर ये इफ इट कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर, फ्यूज वायर ऑफ डैश एम्पेयर विल बी यूज्ड। एक हीटर लगाना है मुझे अपने घर में, 220 वोल्ट की सप्लाई आती है घर में, तो 220 वोल्ट पे मुझे एक इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट करना है जो कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है। अगर पीछे से बहुत ज़्यादा हैवी करंट आ गया तो ये सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मुझे इसको बचाना है, तो फ्यूज़ वायर लगा देते हैं। फ्यूज़ वायर कितने एम्पेयर की मुझे लगानी पड़ेगी ताकि ये बच जाए? एक बार इसको थॉट दो, आप इसको कैसे करोगे क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताता हूँ। पावर दे रखी है ना आपको, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है जिसके क्रॉस आपको इसको लगाना है। तो V अगर आपको दे रखा है और आपको पावर जो है वो भी दे रखी है, तो आप करंट निकाल सकते हो जो कि सर्किट से फ्लो करेगा, जितने पे ये बढ़िया काम करेगा। उससे ज़्यादा अगर आ जाएगा करंट तो ये काम करना बंद कर देगा। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो I क्या हो जाएगा आपका, P अपॉन V। सो 1 किलोवाट इज 1000 वाट और वोल्ट हो जाएगा कितना है आपका 220। सो 2 11 ज़ा 250, 11 4 ज़ा 44 60, 11 5 ज़ा 55 50, 11 4 ज़ा 44, 4.54 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा नॉर्मल कंडीशन में सर्किट में। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 एम्पेयर की फ्यूज वायर ले लेंगे, ताकि अगर जैसे ही 5 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट अगर फ्लो करे तो ये जो फ्यूज वायर है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और मेरा ये वाला जो सर्किट है, बेसिकली ये वाला जो मेरा अप्लायंस है ये बच जाए। समथिंग लाइक दैट हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कौन सी फ्यूज वायर को यूज़ करना है। फाइन, सो जस्ट राइट इट डाउन, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्लियर हुई आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, अच्छा आपको 9th क्लास में याद है वर्क पावर एनर्जी में यू मस्ट हैव डन दैट पावर कॉन्सेप्ट। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर वर्क क्या होता है, वर्क तो एनर्जी तो होती है एक तरीके से, दैट मीन्स रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, जिस रेट पे मैं अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा हूँ, या जो सर्किट है वो जिस रेट पे एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पावर, इलेक्ट्रिक पावर।
सो दैट इज योर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे हम। इलेक्ट्रिक पावर जो है बेटा, ये जो लास्ट वाले आपके टॉपिक्स हैं ना, ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं इजीली, और मार्क्स जो आते हैं आपके इजीली आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। बस प्रैक्टिस की बात है कि आपको न्यूमेरिकल्स कितने अच्छे से समझ में आए हैं, कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर है। फाइन। सो इलेक्ट्रिक पावर करेंगे अभी हम। इलेक्ट्रिक पावर the rate at which electrical energy is consumed or dissipated in an electric circuit is called as electric power. It is given as, पावर होता है अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी था, V इंटू आई, या हम इसको लिख सकते हैं V को आई आर लिख दोगे तो आई स्क्वायर आर, या I को V अपॉन आर लिख दोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर। ये एक्सप्रेशन सारे आपको क्या करने हैं बेटा, याद रखने। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है सारे के सारे। फाइन। एस आई यूनिट की अगर बात करें, एस आई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, W। अच्छा, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। अब क्या आप इस एक्सप्रेशन से 1 वॉट की डेफिनेशन बना सकते हो? डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, यहां पे आप V को 1 और I को 1 पुट करो तो P क्या आ जाएगा, 1 वॉट आ जाएगा। Power consumed is said to be 1 watt when a device carrying 1 ampere current is connected या operated across potential difference of 1 वोल्ट। फाइन। तो ये आप इसमें नोट डाउन कर लो कि 1 वॉट एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका। सो 1 वॉट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पेयर। V पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में आएगा, I आपका एम्पेयर में आएगा। ये आपको इसमें ऐसे याद रखना है। चलो, ये तो आया हमें समझ में कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, कि किस रेट पे आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है सर्किट में। आपके घर में इतने सारे अप्लाइंसेज हैं जो आप यूज़ करते हो, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, फ़ैन है, अवन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। आपको पता है, पेरेंट्स से पूछना बेटा, मम्मी पापा से, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और 2 मंथ्स गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल आता है, उस पर पैसे लिखे होते हैं कि इसको पे करो तभी लाइट आएगी घर में।
क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कैलकुलेशन होती है उस बिल की, कैसे हम पे करते हैं? अच्छा, आप बोलोगे सर वो रीडिंग्स होती हैं कुछ, उसको माइनस करके जो रीडिंग होती है उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है उसके कुछ रेट्स होते हैं कि एक यूनिट के वो 10 रुपीज़ लेती है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ, 10 रुपीज़ 10 पर यूनिट, कि एक यूनिट जब कंज्यूम होगा तो 10 रुपये गवर्नमेंट हमसे ले लेगी। तो अगर मैंने अपने 1 मंथ में 1000 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए तो 10,000 मेरा बिजली का बिल आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अब ये यूनिट कैसे पता लगता है? मीटर्स लगे होते हैं आपके घर के बाहर। अच्छा, वो मीटर कैसे काउंट करता है? आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हुए हैं जो मैंने आपको नेम्स बताए, अवन है, एसी है, फ्रिज है, फैन है, टीवी है, एलईडी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे आपके अप्लायंसेस लगे हुए हैं। फाइन। तो अब होता क्या है कि जैसे ही आप किसी भी अप्लायंस को ऑन करते हो तो वो घर पे आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है। फाइन। तो जब आप का जो भी अप्लायंस है पूरे घर में मिल मिला के, या एक अप्लायंस की बात करो, मतलब आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हो मिलकर जब वो 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करते हैं 1 आवर में, या आप ऐसे समझ लो, अगर आप 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक हीटर 1 घंटे के लिए चलाते हो तो आपका 1 यूनिट कंज्यूम हो जाता है। 1 किलोवाट का कोई भी इक्विपमेंट अप्लायंस आप ऑपरेट करो फॉर 1 आवर, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उस कंज्यूम्ड एनर्जी को हम 1 यूनिट बोलेंगे। ऐसे जितने यूनिट्स आएंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर हम तो हीटर यूज़ नहीं करते, तो फैन तो करते हो, बाकी तो करते हो, वो थोड़े थोड़े वाट के होंगे, कोई 100 वाट का होगा, कोई 200 वाट का होगा, कोई 500 वाट का होगा, सब मिलके जब 1 घंटा चलेंगे तो आपका 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते यूनिट्स बढ़ते हैं, तो जो रेट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया किलोवाट आवर, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर 1 किलोवाट का इक्विपमेंट अप्लायंस आपका 1 घंटे चलता है तो उसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और ये आपका कमर्शियल यूनिट होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो आपका 1 किलोवाट आवर जो होता है इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, और इसी यूनिट्स को कैलकुलेट करके बिल आ जाता है आपका। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर कंज्यूम्ड आ गया आपको समझ में, VI। फाइन। अब मैं पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इतने पावर की डिवाइस मैंने कितने टाइम के लिए चलाई, तो मैंने उतनी एनर्जी कंज्यूम करी, उसको मैं किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट करूंगा, वहां से मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे। सो दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि आपको स्टडी करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी अब पता लग गया आपको, घर पे जो बिल आता है वो कैसे आता है, तो हिसाब से यूज करा करो एसी, ठीक है? फाइन, ओके। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर इन्वर्टेड कॉमास में इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 kilowatt hour is the energy consumed when 1 kilowatt of power is consumed
फॉर 1 आवर। समझ गए? 1 किलोवाट को जब आप 1 आवर के लिए कंज्यूम करोगे तो इतनी एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी। सो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जीज होती हैं, मतलब कितने जूल्स में होता है? किलोवाट को आप लिख सकते हो 1000 वाट, और आप आवर्स को लिख सकते हो दैट इज 3600 सेकेंड्स। 1000 वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड जाएगा तो ये बनेगा आपका 10⁻³ इंटू 3600 जूल्स। तो ये बन जाएगा 36 इंटू 10⁵ जूल्स या 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। 1 किलोवाट आवर, ये आपको याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि किलोवाट आवर और जूल्स में क्या रिलेशन होता है। फाइन। सो जनरली 1 किलोवाट आवर इज टर्म्ड एज यूनिट, कि कितने यूनिट कंज्यूम किया आपने घर पे, वो 1 किलोवाट आवर होता है आपका। फाइन। तो आपको अब ये पता लग जाएगा कि आपने कितनी कंजम्पशन करी और कितना बिल आता है आपका। तो वहाँ से वो चीज़ें आपको अब प्रैक्टिकली पता लगनी स्टार्ट हो गई हैं। सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक पावर। और उसके बाद हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ जो है एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो चीज़ करी है हमने। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इस एक्सरसाइज के टॉपिक के बाद, वो हम कर लेते हैं। और बेटा 2 क्वेश्चंस और हैं जो पहले एक टॉपिक के बाद वो आपके रह गए थे। रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टर इन पैरेलल के बीच में आपकी एक्सरसाइज है, कि इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिसके 2 क्वेश्चंस रह गए थे, वो भी अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इनको कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे पहले जो 3 क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। इलेक्ट्रिक हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो ग्लो करता है, पर जो इलेक्ट्रिक हीटर की कॉर्ड है वो ग्लो नहीं करती। दैट इज द क्वेश्चन। अब आपको इसका आंसर ये समझना है कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है, कैसे अलॉयज से बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हीटअप होने पर वो रेड हॉट हो जाता है और ग्लो करता है। पर जो आपका कॉर्ड है, इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड है, दैट इज मेड अप ऑफ मटीरियल्स लाइक कॉपर, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है, हेंस इट डज नॉट ग्लो। तो इसका आंसर जो है यू कैन राइट, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। Heating element is made up of alloy having high resistance, so it gets heated up, becomes red hot and glows. Fine. But cord is made up of materials like copper, जिनका क्या होता है, which have less resistance, so cord does not glow. Cord does not glow, आपको ये चीज इसमें याद रखनी है। सेकेंड, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 कूलम ऑफ चार्ज in 1 hour through a potential difference of
50 वोल्ट्स आपको इसमें बताना है। हीट जनरेटेड H इज इक्वल टू VIT। ये है क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं दोबारा से, ये मुझे पता है क्या है यहाँ पे। सो 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? I निकाल सकता हूं। I क्या होता है? Q बाई टी। Q कितना है? 96,000 कूलम्स। कितने आवर्स में निकालना है मुझे? मतलब 1 आवर में निकालना है। तो इट इज लाइक 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, सो 160 अपॉन 6, 2 3 जा 280 जा, तो 80/3 एम्पेयर हो गया। और दूसरा वो मेरे को बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे पास? 50 वोल्ट्स का। अब 50 वोल्ट्स का मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V कितना हो जाएगा मेरे पास? दैट विल बी 50। तो हीट जनरेटेड मुझे बतानी है यहाँ पे। सो हीट जनरेटेड विल बी VIT 50 इंटू 80/3 इंटू 3600। टाइम यहाँ पे मुझे दिया हुआ है। सो दैट इज द क्वेश्चन ही इज आस्किंग मी। फाइन। सो दिस विल बी लाइक 1200, 50 इंटू 80 इंटू 1200, 8 5 जा 40 इंटू 12 480, 480 इंटू 10 raised to power 4, 1 2 3 4, this is 48 into 10 raised to power 5 joules. This will be your heat generated. Fine. An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 amperes. Calculate the heat developed in 30 seconds. चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको नोट डाउन आप कर लिया करो वीडियो को पॉज करके। सो क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक आयरन है ऑफ रेजिस्टेंस आर दे रखा है मुझे यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 20 ओम। करंट दे रखा है यहाँ पे आई इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। हीट डेवलप्ड पूछ रहा है मेरे को 30 सेकेंड्स में। सो एच विल बी आई स्क्वायर आर टी, 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, 25 इंटू 600, 150 इंटू 100, 15,000 या 15 किलो जूल्स। इसका आंसर क्या आएगा लास्ट वाले का? दैट विल बी 15 किलो जूल्स। आई स्क्वायर आर टी करना है यहाँ पे हमने। आई स्क्वायर किया हमने 25 इंटू आर आ गया 20, टी आ गया 30, 600, 25 6 150 इंटू 100, 15 किलो जूल्स इसका आंसर आ जाएगा। ओके अब नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक के बाद वो देख लेते हैं। What determines the rate at which the energy is delivered by a current? करंट किस रेट पर एनर्जी आपको डिलीवर कर रहा है, ये कहां से पता लगता है आपको? इलेक्ट्रिक पावर से। इलेक्ट्रिक पावर टेल्स अबाउट द रेट at which energy is delivered by current। इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट पे आपने एक मोटर को लगाया, 5 एम्पेयर करंट वहां से वो ड्रॉ कर रही है। आपको बताना है पावर कितनी है मोटर की और वो 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। आई मुझे पता है कितना 5 एम्पेयर है, वोल्ट के कितने पे लगाया मैंने उसको 220 पे, तो पावर कितनी हो गई इसकी? पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। सो 220 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 22 5 1110 0। 1100 वॉट की मोटर है आपकी, 2 घंटे में कितना कंज्यूम करेगी ये एनर्जी?
एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी पावर इंटू टाइम, 1100 इंटू 2 इंटू 3600, यही हुआ। 2 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 36। ये वॉट में चल रहा है, जूल पर सेकंड और सेकंड, क्योंकि ये आपका जूल पर सेकंड में है और ये आपका सेकंड में है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, आंसर आपका जूल्स में आ जाएगा। अब 36 टू 72 होता है, 72 को 11 से करो, 792, तो 792 इंटू 1 2 3 4 10 रेज टू पावर 4 या 7.92 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स इसका आएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल के बाद, रजिस्टर इन पैरेलल के पहले देर आर 2 क्वेश्चंस विच आई हैव टू डिस्कस विद यू। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये, फिर से अगेन लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस। क्वेश्चन है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। एक आपको डायग्राम बनाना है जिसमें बैटरी लगी हो 3 सेल्स की, 2 वोल्ट के वो सेल्स हो। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए मेरे डायग्राम में। एक बैटरी लगानी है मेरे को, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, और क्या लगाना है मुझे? 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर लगाना है मुझे। एक प्लग की लगानी है, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम प्लग की लगानी है मुझे, और सारे के सारे मुझे क्या करने हैं? सीरीज में कनेक्ट करने हैं। बना दो, इसका क्या है, सिंपल सा तो है ये। 3 सेल्स बनाने हैं, मतलब ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, ये 3 सेल है, ये प्लस ये माइनस। फाइव ओम, 8 ओम, 12 ओम। की बना दो यहाँ पे, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 2 वोल्ट के 3 सेल्स हैं, तो 6 वोल्ट की बैटरी बन गई। क्लोज कर दो की को, ये के बन गया। ये बन गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है रीड ड्रॉ द सर्किट 1। अच्छा, इसको दोबारा से बनाओ। इसमें अब एक एमीटर लगा दो जिससे कि आप करंट मेजर करना चाहते हो रेजिस्टर से। अब मुझे बताओ कि इन सभी रेजिस्टर्स में करंट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? करंट विल बी सेम, वाई? बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब मैं यहीं पे इसको चेंज करता हूँ, तो आप एक एमीटर लगा दो ताकि आप करंट मेजर कर पाओ। यहाँ लगा देते हैं एमीटर, एक ही बात है, उतना ही करंट आएगा। ए प्लस से प्लस, उधर माइनस से माइनस, ठीक है। एक वोल्टमीटर भी लगाना है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बताए मुझे 12 ओम के अक्रॉस, 12 ओम। तो वोल्टमीटर मैंने आपको बताया था वोल्टमीटर कैसे काम करता है। 2 वायर्स होती हैं उसकी, एक ये और एक ये। एक वायर यहाँ टच करवाऊंगा मैं और दूसरी वायर आपकी यहाँ टच करवाऊंगा, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब लाइक दिस, ऐसे। तो मुझे रीडिंग आ जाएगी। तो अब यहाँ से लिया एक पॉइंट ऐसे, वी वी, ये ऐसे जा रहा है यहाँ से प्लस और इधर से जा रहा है ऐसे माइनस, ये लग गया। और ये मुझे किसकी रीडिंग देगा? 12 ओम के क्रॉस कितना मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब वो पूछ रहा है एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग भी बताई दो फिर। तो आई निकाल लेते हैं पहले। आई इज इक्वल टू वी बॉन आर। वी कितना है? 6। आर सीरीज में तो ऐड कर देंगे, 8 + 5 13 + 12 25, तो 6/25 एम्पेयर आ गया आपका ये। इसको कर लें, 25 को 6 से डिवाइड, 0 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 2 × 51,
this will be 0 0 and this will be 25 4 तो 25 इंटू 0.24, 25 इंटू 24 जो होता है आपका दैट इज 600, उसको 100 से डिवाइड करूंगा मैं तो आएगा 6, तो दिस विल बी 0.24 एम्पेयर। ये हो गया, एमीटर की रीडिंग आ गई हमारे पास। वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। यहाँ पे वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है आपकी रेजिस्टर्स जब आपके सीरीज में लगे होते हैं। तो यहाँ का मुझे बताना है अक्रॉस 12 ओम, अक्रॉस 12 ओम V1 इज इक्वल टू आई तो सेम ही रहेगा ये वाला, और R कितना है आपका, R1 कर देते हैं, तो 0.24 इंटू तो करंट आ गया, और R1 कितना आपका 12 है। ठीक है, तो इसको कर लो 100, 24 को 12 से कर लो 48, 24, 8, 4 4 8 2, तो ये 2.88 एम्पेयर वोल्ट सॉरी वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके क्रॉस, ऐसे कर जाएंगे। तो सर्किट के थ्रू आपको ये डायग्राम के थ्रू आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। फाइन, सो आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। चैप्टर अब यहाँ पे हमारा ओवर हो गया है। आई हैव डिस्कस्ड विद यू द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑल द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, सारे के सारे टॉपिक्स को आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू थ्रू स्टोरीज इन अ सरल वे। सो आई हैव बेसिकली ट्राई टू डू माई जॉब, जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ। आई विल इम्प्रूव ऑन दिस ऑल्सो। अब आपका काम है इसको ढंग से करो, नोट ढंग से मेंटेन करो, रिवाइज करते रहो। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी, और वो लास्ट वीडियो होगी इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, एनसीईआरटी की। आपको अब क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चंस हैं उनको अपने लेवल पे एक बार सॉल्व करो, ट्राई करो। होते हैं नहीं होते हैं कोई बात नहीं, चाहे 18 के 18 आपसे सॉल्व ना हो कोई बात नहीं, पर ट्राई जरूर करो एक बार आप, सो दैट जब डिस्कशन यहाँ पे चले तो आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाए क्वेश्चंस की। सो ट्राई दोज 18 क्वेश्चंस फर्स्ट, आफ्टर दैट वॉच द नेक्स्ट एंड द लास्ट वीडियो ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। बैक एक्सरसाइज उसमें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फाइन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।